ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, मग ऑर्गन पाईपचे दोन टाईप येतात, क्लोज ऑर्गन पाईप, ओपन ऑर्गन पाईप. क्लोज ऑर्गन पाईप म्हणजे काय आणि ओपन म्हणजे काय मी मागच्या वेळेस क्लिअर केलेलं आहे तुम्हाला. क्लोज म्हणजे काय प्रकार असतो, ज्याची एक साईड क्लोज असते, आणि ओपन म्हणजे काय असतो, जो नॉर्मल पाईप असतो दोन्ही बाजूनी ओपन असतो. तर यांच्यामध्ये कशी फ्रिक्वेन्सी वर्क होते आणि त्यांची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, हार्मोनिक वगैरे कॅल्क्युलेशन काय असतात ते बघू आपण. सध्याला हे जे इक्वेशन होतं हे स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन होतं. हे स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन आहे बघा, आपण वरती पण बघितलंय ते. तर कधी कधी हे स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन देऊन ठेवतात आपल्याला, आणि बऱ्याचशा गोष्टी याच्यावरून शोधायच्या असतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल हा ए शोधायचा आहे, मग त्यांनी अशी व्हॅल्यू देऊन ठेवलेली असते इथं काहीतरी असं 14. हा 14. मग समजा 2a ची व्हॅल्यू 14 झाली, मग ॲम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू किती येईल, 14/2 म्हणजे किती 7. मग ॲम्प्लिट्यूड 7 आहे असं काढायचं. इथं खाली लॅम्बडाची व्हॅल्यू काहीतरी देऊन ठेवलेली असते, इथं हे यांची व्हॅल्यू काहीतरी देऊन ठेवलेली असते, मग तिथून त्या व्हॅल्यू शोधायच्या असतात. मग इक्वेशन आपलं पार्ट असलं पाहिजे, लर्न असलं पाहिजे. स्टेशनरी वेव्हच्या इक्वेशन मध्ये साइन आणि कॉस दोन्ही येतात, कॉस पण येतो साइन पण येतो. नॉर्मली जे प्रोजेक्शनची जे वेव्ह असते, प्रोजेक्टेड वेव्ह किंवा प्रोजेक्टाईल मोशनची प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, तिच्यामध्ये फक्त साइन येतो, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी अशी असते ती. ही 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी अशी येते. इक्वेशन फक्त लर्न करा, गरज पडेल तेव्हा बघू त्याला. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑर्गन पाईप जे असते, फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला हाच आहे, वेलॉसिटी अपॉन वेव्हलेंथ, बरोबर की नाही. हा फॉर्म्युला बघितला जातो, वेलॉसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू लॅम्बडा असते, करेक्ट. मग फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय येईल, वेलॉसिटी अपॉन लॅम्बडा. वेलॉसिटी अपॉन लॅम्बडा म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. वेलॉसिटी वेव्हची वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो ना, स्क्वेअर रूट ऑफ टी बाय एम, तोच तो फॉर्म्युला होता तो. हाच तर फॉर्म्युला घ्यायचे ना तुम्ही. 1/2l यायचं, 2l काय होती, वेव्हलेंथ होती, आणि स्क्वेअर रूट ऑफ टी बाय एम जे यायचं ते वेलॉसिटी होती, आणि हे वेलॉसिटी आपण वेव्हलेंथ केलं की तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी भेटायची. तोच फॉर्म्युला होता. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे, बेसिक म्हणजे सर्व वेव्ह साठी वर्क होतो हा. वेलॉसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू लॅम्बडा असतं, म्हणजे वेव्हलेंथ असतं. याचा वापर करायचा असतो आपल्याला. मग पुढे बघा, आता याच्यामध्ये क्लोज ऑर्गन पाईप दिलेत आपल्याकडे. क्लोज ऑर्गन पाईप म्हणजे कसा प्रकार, तुम्हाला पाईपचा प्रकार दिसतोय बघा काय, की हे इथं नोड येतो, तो सेंटरला हमेशा नोड, जिथं जिथं ऑब्स्टेकल असतो तिथे नोड तयार होतो. आणि मग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीसाठी काय मॅटर आहे, की हे इथून तर हे असं, हा एक फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा लूप झाला, म्हणजे याच्यात पूर्ण लूप नाही तयार होत, त्याच्यामध्ये हाफ लूप तयार होतो. कळलं का, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीमध्ये किती लूप तयार झालाय, एक हाफ, म्हणजे एक लूपचा पण हाफ येते. अरे एक लूपचं पण हाफ आहे ना, एक लूप असा असतो ना, त्याचा अर्धच आहे ना ते, नोड आणि अँटी नोड, आणि परत नोड असतो, याला लूप म्हणतात. मग एका क्लोज ऑर्गन पाईप मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला एक लूप पण नाही फॉर्म होत, फक्त त्या लूपचं हाफ फॉर्म होतं, एक नोड येतो आणि एक अँटी नोड येतो, एवढंच होतं. कळलं का. आता मला सांगा डिस्टन्सचा विषय कसा आहे. ऑर्गन पाइप क्या रहता है? ये पाइप को ऑर्गन पाइप बोलते हैं, क्या होता है? उसमें दो टाइप, पाइप ना रे पाइप. हाँ, हाँ, तो क्या होता है उसमें? क्या होगा, साउंड आएगा ना पाइप से, फ्लूट नहीं बजते क्या, बांसुरी वगैरह, हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट रहते हो. तो ऑर्गन पाइप छोड़ दो, पाइप रहता है, बस क्लोज ऑर्गन पे ध्यान दो. क्लोज का मतलब एक जगह से क्लोज, पाइप जो रहता है ना उसको एक जगह से क्लोज कर दो, ऑर्गन पाइप आ जाता है, क्लोज ऑर्गन पाइप आ जाता है. वैसे कोई भी पाइप को ऑर्गन पाइप ही बोलते हैं. ऑर्गन इसलिए बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑर्गन बोला जाता है. तो यहाँ पे फंडामेंटल लूप है, ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा. फिर दूसरा लूप कैसे आएगा, फिर सेकंड, तो सेकंड वाला कैसे आता है, देखो ये नोड से एंटी नोड तक चला जाता है, बराबर है. ये पहला लूप था, ये यहाँ तक देखो, दिख रहा है ना. फिर उसके आगे वाला जो रहता है ना, वो वापस से एंटी नोड आना चाहिए. फिर जो मतलब जहाँ पे ओपनिंग होता है ना, वहां पे एंटी नोड ही रहना चाहिए. ओपनिंग को नोड कभी आ नहीं सकता. तो अगर एंटी नोड ही होना चाहिए ओपनिंग को, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दूसरा जो लूप आएगा वो कैसे आएगा, फिर देखो यहाँ पे तो ये पहला लूप खत्म हो गया, बराबर है. पहला लूप नहीं, पहला मतलब पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का खत्म हो गया. फिर उसके बाद में ये एक नोड बनेगा और फिर बनेगा एंटी नोड.
समझे क्या? क्योंकि एंड में तो एंटी नोड ही चाहिए, नोड नहीं चलेगा। ओपनिंग में एंटी नोड ही चाहिए और जहां पे क्लोज एंड होता है वहां पे नोड ही चाहिए। स्विच का नाही होत. हा नोड का नाही होत. कसं काय? जिथं ओपन स्पेस असतो तिथं वेव्ह पसरून जाते आणि जिथं तो स्ट्राईक होतो ना तिथून रिफ्लेक्ट होण्यासाठी वेव्ह तिथं जाऊन स्ट्राईक होऊन रिफ्लेक्ट होते, मग ते मीनला जाऊन स्ट्राईक होते तिथं. कळलं का? मग ते क्रिस्टल ट्रफचं क्रिस्टल ट्रफ द्यायला मग आता हे झाले 2 लूप, म्हणजे हे सेकंड हार्मोनिक झाला. थर्ड हार्मोनिक कसा येईल आता? हे बघा, हे इथपर्यंत फर्स्ट होतं, बरोबर ना? हे बघा वेव्ह, एक नोड आणि एक अँटीनोड फर्स्ट हार्मोनिक असतो, म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. मग त्यानंतर हा सेकंड हार्मोनिक आला एक अँटीनोड पर्यंत, दुसऱ्या अँटीनोड पर्यंत, बरोबर? आणि त्याच्या पुढे थर्ड हार्मोनिक आला, तिसरा अँटीनोड आला. आता अँटीनोडची काउंटिंग बघा, एक अँटीनोडला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, त्याच्या पुढे दुसरा, त्याच्या पुढे तिसरा. आता पाचवा कसा तयार होईल? याच्या पुढे आणि एक असा, इथे एक अँटीनोड येईल, तो पाचवा तयार होईल. मग इथं 5 हार्मोनिक झाले. मग आता कळलं का? 5 हार्मोनिक झाले ना आता. मग म्हणजे याचा एक हार्मोनिक कसा वाढतो? अशा क्रॉसने वाढतोय. एक क्रॉस मारला की एक वाढतो, पुढचा क्रॉस मारला की पुढचा वाढणार, पुढचा क्रॉस मारला की पुढचा वाढणार. समजला? ऑनलाईन कळलं का रे? पुढे बघा, फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन्स is as shown in figure. In this case, frequency of vibration of air column is n is equal to v upon 4l. आता हे त्यांनी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं काढलंय. तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं कसं काढलंय बघा, हे इथून तर इथपर्यंत किती लेंथ आहे? किती लेंथ आहे? अरे एका लूपचं पण हाफ आहे ना ते. एक लूप कितीचा असतो? लॅम्बडा, म्हणजे लॅम्बडा बाय 2 चा हाफ असताना सायकल. अरे बाबा, एक सायकल म्हणजे हे असं असतं, याला लॅम्बडा म्हणतात. एका लूप मध्ये फक्त वरचा आणि खालचा पार्ट येतो, हा एवढाच पार्ट आहे तो. एवढा डिस्टन्स किती? त्या लूपचं पण तो अर्धा आहे, म्हणजे लॅम्बडा बाय 2 चं पण हाफ, म्हणजे किती? लॅम्बडा बाय 4. कळलं का? क्या? तो ध्यान दो ना इधर. एक साइकिल लैम्बडा असतं. हाँ. तो ये आधा कितने का हुआ? लैम्बडा बाय 2. हाँ, तो इतना हुआ लैम्बडा बाय 2 का. तो एक लूप जो बनता है ना, वो लूप ऐसे बनता है, ऊपर से भी नीचे से भी. ये डिस्टेंस कितना होता है फिर? कितना होता है ये? लैम्बडा बाय 2 रहता है. अब तुमने क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे था? ऐसे था. तो एक नोड था, एक एंटी नोड था, तो ये लूप का भी आधा हो गया. ये लूप का भी आधा ही है ना. यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, और यहाँ पे फिर से नोड है. तो दो नोड के बीच में था एक लूप. ये नोड और एंटी नोड के बीच में बोल रहा है, तो ये इसका भी आधा हो गया. तो ये लैम्बडा बाय 2 का आधा कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 4. तो लैम्बडा बाय 4. तो लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा 4 याद दिमाग में रखने का. तो अभी क्या हो गया देखो, अभी तुम्हारा एक लूप का जो कनेक्शन है वो आया तुम्हारा लैम्बडा बाय 4, तो तुम्हारी लेंथ आ गई. अब इसके कैलकुलेशन कैसे करते बताता हूँ. ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, बस बता देता हूँ. तो लेंथ क्या मिला तुम्हें? इतना लेंथ कितना है? कितना है? लैम्बडा बाय 2 कैसे लिखा इसने? लैम्बडा 1 है ना ते. आणि ते फंडामेंटल काय घेतलं? फंडामेंटल आहे किती? नाही, म्हणजे लॅम्बडा 1 ची व्हॅल्यू लॅम्बडा बाय 2 घेतली तुम्ही. वरती दिलंय ना. यार लॅम्बडा हे बाय 2 चुकलंय काहीतरी इथं. बाय 2 घेतलंय ना, लॅम्बडा 1 घेतली. जा हे असं करू नका.
हे गडबड करून टाकतो डोक्यामध्ये, काहीतरी प्री मिस्टेक वगैरे झाली असेल. मी तुम्हाला ओरिजिनल काय आहे ते सांगतो. हे बघा, ओरिजिनली ते काय आहे, असा पाईप असतो. हा अँटीनोड आणि नोड असतो. अँटीनोड आहे, हा इथं नोड आहे. आता एक अँटीनोड आणि नोडच्या मध्ये डिस्टन्स असतं λ/4. म्हणजे हे झाली तुमची लेंथ. मग आता जर लेंथ ही आहे तर लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय येईल, हा 4 इकडे मल्टिप्लाय, लॅम्बडाची व्हॅल्यू भेटते 4 टाइम्स ऑफ दी लेंथ. लॅम्बडा भेटला मला. इंटरेस्ट फ्रिक्वेन्सी मध्ये फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला असतो वेलॉसिटी अपॉन लॅम्बडा. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो स्क्वेअर रूट ऑफ T/m. हा वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे. आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू 4L, बरोबर ना. मग हा कोणाकडे जाईल, हा वर आणि हा खाली, म्हणजे असं होऊन जाईल ते. मग ते काय म्हणजे 1/4L स्क्वेअर रूट ऑफ T/m. हे झाली तुमची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी क्लोज ऑर्गन पाईपची. फक्त काय फरक पडला, जर ते स्ट्रिंग होती मागच्या वेळेस, बरोबर ना, त्या स्ट्रिंगच्या वेळेला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यायची 1/2L स्क्वेअर रूट ऑफ T/m. स्ट्रिंगच्या वेळेस 2/L यायची. आणि क्लोज ऑर्गन पाईपच्या वेळेस, खाली फक्त 4L येते. एवढाच फरक आहे. फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला सोपे जातात ते. फ्रीक्वेंसी याद रखना पड़ता है इसमें, ये वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा. बाकी इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं. तो बहुत आसान है. देखो, जब भी हमने स्ट्रिंग का लिया था पिछले लेक्चर में, तो उसके नीचे सिर्फ 2L लिखा था, बराबर है कि नहीं. अब अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप का ले रहे तो उसके नीचे 4L लिखो, दैट्स इट. तो फ्रीक्वेंसी अपने आप मिल जाएगी. फिर उसके आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो कैसे, उसका पैटर्न क्या है, उस पर ध्यान दो, फिर बाकी चीजें आ जाएगी. तो अभी देखो, फिर इसका फर्स्ट हार्मोनिक, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, फिर सेकंड हार्मोनिक, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक, वो सारा लॉजिक है उसके पास. लेकिन इसकी बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अगर कैलकुलेशन करते चले इसे, जैसे इसका कैलकुलेशन करो आप, देखो ये सेकंड वाले का, फिर वो पता चल जाएगा. सेकंड वाली व्यू दिख रही ना, ये वाली. मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है, नहीं समझा तो भी दिमाग में ज्यादा टेंशन मत लेना. अब ये जो डायग्राम है, ये कौन सी इसकी डायग्राम है, सेकंड हार्मोनिक की डायग्राम है. किसकी डायग्राम है ये, सेकंड हार्मोनिक की है ना. दूसरी डायग्राम थी ना, तो ये सेकंड हार्मोनिक की है. तो इसका मतलब हो गया कि ये पहला ओवरटोन है. लेकिन अभी तुम देखो, इसमें सेकंड हार्मोनिक मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है एक्चुअल में. 3 बार हाफ हाफ लूप आ रहा है, दिख रहा है क्या. एक हाफ लूप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था. मतलब कैसे, देखो, हाफ लूप का मतलब समझता है ना, एक नोड और एक एंटी नोड. जैसे देखो, यहां से यहां तक एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, बराबर है कि नहीं. तो आधा लूप एक फ्रीक्वेंसी को बनाता है, फिर उसके बाद में एक और आधा आ जाता है, आया ना एक आधा, तो ये दूसरा हो जाएगा. और फिर इसके बाद में एक और आधा आया, ये कितना हो जाएगा, तीसरा. तो एक्चुअल में ये थर्ड हार्मोनिक रहता है. कौन सा हार्मोनिक है वो, थर्ड. लेकिन उसको पहला ओवरटोन बोलेंगे. समझेगा इधर, हाँ. तो इधर दिमाग थोड़ा घूमेगा तुम्हारा, क्योंकि पहले कैसा था, स्ट्रिंग में एक बस ज्यादा हो जाता था. यहाँ पे एक नहीं ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे आधा लूप 3 बार आ रहा है. ये पहली बार आधा आया, ये दूसरी बार आधा आया, और ये तीसरी बार आता है. तो हाफ 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 3 बार रिपीट हुआ ना, तो हार्मोनिक भी तीसरा रहेगा. समझे क्या. तो तीसरा हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे वाला यही आता है. क्योंकि कंडीशन है ना, ओपनिंग एंड पे कभी एंटीनोड ही आना चाहिए. एंटीनोड वाली यही कंडीशन आएगी. अगर तुम ये नोड ले लो तो ये गलत हो जाएगा. तो फिर यहाँ पे क्या मिलता है तुम्हें, यहाँ पे हार्मोनिक की काउंटिंग कैसे मिलती है, देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में. क्लोज पाइप में हार्मोनिक कैसे मिलते हैं, ऐसे सीधे नहीं मिलते हो 1 2 3 4. यहाँ पे पहला हार्मोनिक मिलता है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फिर उसके बाद में डायरेक्ट सीधा तीसरा मिलता है, उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं. फिर उसके बाद में 1 से 3, फिर 3 से डायरेक्ट 5 आ जाएगा. समझे क्या, उसको
दूसरा ओवरटोन बोलेंगे, फिर 5 के बाद 7 आएगा, उसको तीसरा ओवरटोन बोलेंगे, एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो इधर क्या चीज समझे तुम्हें, जो हार्मोनिक जो बनेंगे ना वो भी लाइन में नहीं बनते, ऑड मल्टीपल बनते। क्या बनते, ऑड मल्टीपल। इधर दिमाग चलाओ, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर सही है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स फॉर्म होंगे और फिर ओवरटोन उसके हिसाब से जजमेंट देना पड़ेगा। तो ओवरटोन का फॉर्मूला और हार्मोनिक का फॉर्मूला, उसके लिए एक लॉजिक होता है। ऑड नंबर का लॉजिक क्या होता है बताओ, कोई भी ऑड नंबर को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, 2n लिखा तो इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है, और अगर इसमें +1 ऐड कर दो तो ये ऑड नंबर हो जाता है। तो ये ऑड नंबर हो गया 2n+1। तो इतने नंबर के हार्मोनिक रहते हैं, जैसे n की वैल्यू जो भी रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे पुट करो, उतने नंबर का ऑड नंबर मिल जाता है। समझे क्या, एन क्या रहता है वहाँ पे, नेचुरल नंबर। n मतलब हाँ नेचुरल नंबर की वैल्यू रहती है। मतलब क्या रहता है, n की वैल्यू तुम बेसिकली यहाँ पे क्या कर लो, n का मतलब नंबर ऑफ ओवरटोन ले लो, क्या ले लो, ओवरटोन, वो बराबर बिल्कुल मैच हो जाएगा। अगर तुमने ओवरटोन की वैल्यू n ले ली तो तुम्हें उतने नंबर का हार्मोनिक मिलेगा। मतलब पिछले इसमें लॉजिक बहुत आसान था, ओवरटोन अगर थर्ड रहा तो हार्मोनिक फोर्थ रहेगा, एक से ग्रेटर कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर ओवरटोन की वैल्यू थर्ड रही, मतलब थर्ड नंबर का ओवरटोन अगर चाहिए तो कितने नंबर का हार्मोनिक आएगा, तो तीसरे नंबर का ऑड नंबर। तो फिर n की वैल्यू यहाँ पे 3 डालो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3+1, तो कितना आएगा 6+1, तो 7th। तो 7th हार्मोनिक मतलब तीसरा ओवरटोन होगा, देखो दिख रहा है क्या, हाँ बराबर है ना, मैच हुआ ना, देखो ना। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ ओवरटोन, और अगर तुम 2 इंटू नंबर ऑफ ओवरटोन +1 कर दो तो तुम्हें नंबर ऑफ हार्मोनिक मिलेगा, और नंबर ऑफ हार्मोनिक ही चाहिए होता है मुझे, ओवरटोन की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है ना। तो अगर इसमें इसने पूछा कि भाई मुझे बताओ 6 नंबर का हार्मोनिक, 6 नंबर का ओवरटोन बताओ कितना आएगा, मतलब 6 नंबर का ओवरटोन मतलब कितना हार्मोनिक, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6, बराबर है। और हार्मोनिक निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये किस में, क्लोज पाइप में, हाँ किसकी बात चल रही है, क्लोज पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात चल रही है। तो हार्मोनिक निकालने का फॉर्मूला है 2n+1, 1 हार्मोनिक रहता है वो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी पुट करो 6, तो 2 इंटू 6+1, तो कितना हो जाएगा 12+1, तो 13th नंबर का जो हार्मोनिक रहेगा ना वही तुम्हारा 6 नंबर का ओवरटोन है। समझे क्या, ऐसा रहता है। तो इधर बहुत दिमाग में थोड़ा घुमाना पड़ता है, अगर तुम्हें बहुत उंगलियों पे करना है तो इसका लॉजिक है, ऑड नंबर के प्लेसेस देखो, छठे नंबर का ऑड जो प्लेस आएगा ना वो 13 आएगा, मतलब ऑड ऑड प्लेसेस को कैलकुलेट करो, 6 नंबर तक जाओ, 13 जो है वो 6 नंबर के ऑड प्लेस है। देखो 1 3 5 7 9 हाँ वैसे ठीक है। 11 30। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पे सारा ऑड नंबर के हिसाब से चलने वाला है किस्सा। पहले कैसे लाइन में चलता था ना, हाँ पांचवें नंबर का हार्मोनिक चाहिए 5 से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, छठे नंबर का हार्मोनिक चाहिए 6 से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर ऐसा नहीं है, इधर हार्मोनिक पहले निकालने का ऑड नंबर के हिसाब से और फिर उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। समझा, तो आसान सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन दिमाग में जाने के लिए टाइम लगता है। वहाँ पे पाइप में ओवरटोन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम्म, ओवरटोन क्या रहता है उसमें पाइप इसमें में। आवाज बढ़ जाता है ना, ज्यादा नहीं वेला। वैसे नहीं, जैसे कि वो बाहर किस में रहता है हार्मोनिक, वो जिसमें 1+ रहता है खाली। हाँ क्या
बाहर वो पाइप के वो हार्मोनिक के रहते अरे दो चीजें हैं, हम्म। हार्मोनिक बताता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उसकी काउंटिंग वहां से चालू होती, और ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के काउंट करता है। दोनों कॉन्सेप्ट है। ओवरटोन हमें सुनाई देते, पहला हार्मोनिक हमें सुनाई देता ही नहीं है, वो बेसिक फ्रीक्वेंसी रहता है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने क्या सुना अभी? अभी अगर किसी ने पूछा क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हाँ क्लोज ऑर्गन की 2n+1 क्या? एनी है ना डायरेक्ट। अरे क्या लोगे तुम, 1/4L अभी बताइए ना, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ T/M। हाँ ये क्लोज ऑर्गन के लिए, क्लोज क्लोज पाइप के लिए ये 4L आता है नीचे। पहले यहाँ पे 2L आया, 2L आया करता था, ठीक है? 12 किस में था? स्ट्रिंग में, हाँ स्ट्रिंग थी ना ऐसे, हाँ स्ट्रिंग को लेके घुमाया था ना, लूप बनाए थे ना। हाँ, हाँ, वो स्ट्रिंग का तीन चीजें है, स्ट्रिंग है, ओपन पाइप है, क्लोज पाइप है, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग आते हैं। उसमें से स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग मतलब सिर्फ रस्सी, वो स्ट्रिंग का और ओपन पाइप का सेम सेम फॉर्मूला है, समझे क्या? और एक क्लोज ऑर्गन पाइप का इनके उल्टा है, उल्टा मतलब थोड़ा अलग है। 4L हाँ, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दोनों का, स्ट्रिंग का भी और ओपन पाइप का भी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहता है 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। अब ठीक है, और इसका आता है बस 4L कर दो, क्योंकि ये उसका एक लूप का भी आधा है ये, तो इसका फिर से हाफ हो जाता है, मतलब ये हाफ हो जाता है, तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाता है इधर जाके, तो ये 4 हो जाता है, डिवीजन में आता है। तो इतना दिमाग मत चलाओ उधर, बस याद रखो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की नीचे 4L रहती है, और ओपन पाइप या स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नीचे 2L रहती है, दैट्स इट। ठीक है, आगे क्लोज पाइप के जो हार्मोनिक्स रहते हैं वो सीधे सीधे नहीं आते, कैसे आते हैं? ऑड मल्टीपल आते। कैसे आते हैं? ऑड मल्टीपल मतलब इसका फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते तुम, फिर उसका थर्ड हार्मोनिक आएगा डायरेक्ट, सेकंड आता ही नहीं इसमें, फिर उसके बाद में फिफ्थ आएगा, उसके बाद में सेवेंथ आएगा, उसके बाद में नाइन्थ आएगा, ऐसे आते। इवन नंबर के हार्मोनिक आएंगे नहीं, ऐसे आते ही नहीं हो। तो फिर यहाँ पे एक दिमाग बहुत गड़बड़ हो जाता है कि अगर इवन नंबर के हार्मोनिक आते ही नहीं, तो ऑड नंबर के प्लेसेस को ही ध्यान में रखना पड़ता है फिर, समझे क्या? तो फर्स्ट हार्मोनिक तो फर्स्ट हार्मोनिक है, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल लेते तुम, लेकिन थर्ड हार्मोनिक फिर पहला ओवरटोन हो जाता है क्लोज पाइप में। और अगर किसी ने पूछा तुम्हें कि भाई थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या दिमाग चलाना है, बस इधर 3 लिखो। क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी? 3/4L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नहीं समझा? वही तो लॉजिक है। हार्मोनिक मिलने के बाद कोई टेंशन नहीं है। फिर अगर इसने पूछा फिफ्थ, अब ये सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड को आया था, तो सेकंड ओवरटोन किसको आएगा? हाँ, और सेकंड ओवरटोन किस कौन से हार्मोनिक को आएगा? फिफ्थ को। तो फिफ्थ की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 5 टाइम्स इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक पे डिपेंड होता है वो। पांचवा हार्मोनिक मतलब 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, छठा हार्मोनिक मतलब 6 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे 6 आएगा ही नहीं, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19, ऐसे ऑड नंबर चलते हैं हमेशा। तो अगर किसी ने पूछा फिफ्थ हार्मोनिक के, तो 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल मतलब 5 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है 1/4L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। तो ये 1 5 को मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर आता है 5/4L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। तो बहुत कुछ दिमाग नहीं चलाना है, बस ऊपर 1 की जगह पे 5 लिखो। अब मुझे बताओ सातवें हार्मोनिक कौन सा नंबर का ओवरटोन रहेगा? कौन सा नंबर का ओवरटोन रहेगा? थर्ड ना, 2 हो गए थे ना, अब थर्ड ओवरटोन आए गए, बराबर है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी? सातवां हार्मोनिक है ना, तो 7 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 7/4L
स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम। 9वें नंबर का हार्मोनिक कितने नंबर का ओटोन आएगा? फोर्थ। फोर्थ ओटोन आएगा, बराबर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 9 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इधर एक चीज हमने नोटिस की, कौन सी चीज नोटिस की? अगर हमें नंबर ऑफ ओवरटोन दिया और हम कैलकुलेशन ओवरटोन से सॉल्व नहीं कर सकते, हम कैलकुलेशन हार्मोनिक से ही कर सकते हैं, ये इतना दिमाग में रख लो, ठीक है ना। तो कितने नंबर का ओवरटोन दिया उससे पहले क्या निकालने का? कितने नंबर का हार्मोनिक आएगा, और उससे पहले ये देखो कि पाइप कौन सा है, क्लोज है या ओवरटोन के साथ भी निकल सकते हैं ना, 2n+1 ओवरटोन n की जगह ओवरटोन लिख सकते हैं 2n+1 अपॉन 4l इंटू रूट ऑफ t/n। तो इतना दिमाग नहीं चलता, हार्मोनिक में दिमाग में कैलकुलेट करो। सारा जब इकट्ठा आएगा ना तब इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो जाता है सब कुछ। तो दिमाग में कचरा जमा मत करो, चीजें सॉर्टिफाई रखो, हमेशा हार्मोनिक ढूंढना है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वो हर चीज के लिए अलग 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 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर मैंने पूछा आपको 11th नंबर का ओवरटोन कितने नंबर का हार्मोनिक रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? ऑड नंबर का 2n+1 इतना नंबर का हार्मोनिक रहता है वो, समझे क्या? तो इसमें n की वैल्यू ओवरटोन की वैल्यू रहती है 11। तो तुम यहाँ पे देखो 2 × 11 कर दो और +1 कर दो, तो ये 22 + 1, तो 23rd हार्मोनिक रहेगा वो, समझे? और अगर मैंने पूछा फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सीधी सी बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 23rd हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालो। तो 23rd हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 23/4l स्क्वायर रूट ऑफ t/m। अब कोई डाउट? तो कैलकुलेशन हमें ऐसे करना है हमेशा, अगर ओवरटोन दिया जाएगा तो हम हार्मोनिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। व्हाट इट? क्लोज पाइप में ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आते और उनको फिर ओवरटोन की काउंटिंग दी जाती है, समझा? ऑनलाइन कळ लगा रहे, कळलं का रे? हो सर. व्हिडिओ परत बघा, थोडं कळून दे, थोडं कन्फ्युजिंग आहे, मग याने आता ते सोपं होऊन जातं तुमच्यासाठी. आता ओपन ऑर्गन पाईप असतो बघा, ओपनचा सेम आहे जसं स्ट्रिंगचं होतं. तुमच्या स्ट्रिंगचे काय काय फॉर्म्युले होते ते सगळे ओपन ऑर्गन पाईपला वापरायचे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असणार पुढं, त्यानंतर थर्ड हार्मोनिक हा 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असणार. फोर्थ हार्मोनिक हा 4 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी असणार. त्याचं सोपं लॉजिक आहे, ठीक आहे. स्ट्रिंगला जे केलं ते त्याला करायचं. याचा ओव्हरटोन एकाने पुढे चालतो, म्हणजे जर तुम्हाला इथं इथं काही कॅल्क्युलेशन वगैरे करायची गरज पडत नाही. याचा सरळ आहे. तो जर त्यांनी तुला 10th नंबरचा ओव्हरटोन विचारला तर याचा अर्थ 11th नंबरचा हार्मोनिक असणार. पाईप ओपन पाईप आणि स्ट्रिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये, ते सोपं आहे. एक फक्त पुढे असतो आणि ते लाईननी सरळ चालतं, म्हणजे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 असं लाईननी सिक्वेन्सनी. फक्त क्लोज पाईपलाच प्रॉब्लेम येतो, ते ऑड मल्टिपल चालतं म्हणून ते घ्यायचं. ठीक आहे. आता न्यूमेरिकल येईल तेव्हा बघू द्या. एंड करेक्शन काय आहे बघा. एंड करेक्शन म्हणजे काय प्रकार असतो, हा पाईप मधनं जाताना जे साऊंड वेव्ह जात असते ती मल्टिपल रिफ्लेक्शन करते. मल्टिपल रिफ्लेक्शन म्हणजे बऱ्याच वेळेस रिफ्लेक्ट होत असते सरफेसला अजून. त्याच्यामुळे आयडियली जर बघितलं तर ही जी साऊंड वेव्ह आहे ही ऍक्च्युअली या एंड पर्यंत अँटीनोड तिने द्यायला पाहिजे होता, बरोबर ना. म्हणजे एंडला जाऊन ते पासून संपायला पाहिजे होती, पण ती ऍक्च्युअली तिथं न संपता ती थोडी बाहेर निघते. कळलं का? हे बघा, हे दिसतंय बघा, एक्स्ट्रा दिसतंय का? आता दिसेल.
आता दिसतंय का? आयडियली ते कुठे संपायला पाहिजे होती? जिथं पाईप संपला तिथं ते फिनिश व्हायला पाहिजे होती, पण ती प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. प्रॅक्टिकली ते मल्टिपल रिफ्लेक्शन्समुळे, म्हणजे वेव्ह जी असते ती मल्टिपल रिफ्लेक्शन करून येते, त्याच्यामुळे काय होतं ती थोडी पुढे फिनिश होते. मल्टिपल रिफ्लेक्शन म्हणजे आतमध्ये रिफ्लेक्ट होते ना ती बरीच पाईपला सरफेस नाही का? कहाँ पे? हाँ? थोड़ा झूम आउट करेगा. क्या? एक ही बार हुई ना लगे वहाँ अरे पे? ये एक ही पार्टिकल की बात चल रही है. हाँ, मल्टीपल पार्टिकल फिर. हाँ, तो फिर एक ही नोड और एक ही एंटीनोड रहता है क्या सिर्फ पूरे वेव में? पूरे पार्टिकल इकट्ठा चलते हो, पार्टिकल नहीं मतलब वेव है वो पूरा, कॉम्प्रेशन रैरेफैक्शन सब 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 चलते रहता है, क्रिस्टफ एक ही क्रिस्टफ नहीं रहता है उधर. ये हम बस समझने के लिए एक की बात करते हैं, एक का पाथ को ट्रैक कर रहे हैं हम. तो सारे जाके मल्टीपल रिफ्लेक्शन देने वाले हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इसमें कि ये जहाँ पे एंड होना चाहिए था वहां पे एंड नहीं हो रहा है, वो आगे चला जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस. तो यहाँ पे एंड होना चाहिए था, एंटीनोड यहीं पे बनना चाहिए था प्रैक्टिक आइडियली, लेकिन वो थोड़ा आगे बनेगा, यहाँ पे बन रहा है एंटीनोड. तो ये जो इतना डिस्टेंस जो शिफ्ट हो गया ना आगे, इसको एंड करेक्शन बोलते हैं. एंड करेक्शन समझे क्या? क्या सिग्निफिकेंस है उसका? सिग्निफिकेंस तो है ना, तो कैलकुलेशन सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे ना, फिर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी वो हमारा. तो इतना बड़ी लेंथ नहीं है वो, लेकिन होती है ना, approximation कर सकते हैं. क्यों नहीं होती? बड़ी लेंथ रहती ना, वाइड रहता है, वेव कितनी छोटी रहती उसके हिसाब से वो बहुत बड़ा है. तो ये एंड करेक्शन इसके साउंड को, क्वालिटी को खराब कर देता है, नॉइस क्रिएट करने लगता है. तो हमें एंड करेक्शन को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है. अगर कंसिडरेशन दिया होगा तो करेंगे, मतलब उसने बोला कि एंड करेक्शन इतना इतना है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना. मतलब बोला तो लेना, नहीं तो लेना. मतलब ऐसा है ना कि क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं. अगर क्वेश्चन में कहीं पे एंड करेक्शन लिखा होगा तो एंड करेक्शन भी लेना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है एंड करेक्शन के बारे में तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको निग्लिजिबल कंसिडर करके छोड़ो. तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या है. तो वेवलेंथ में ऐड करना पड़ता है फिर. हाँ, तो लेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो लेंथ कितने से इंक्रीज हुआ उसको एंड करेक्शन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू रहती है, तो वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है. समझे क्या? निकालनी पड़ती, गिवन रहती. निकालनी पड़ती. गिवन क्यों देंगे? फॉर्मूला है क्या? हाँ, तो ये एंड करेक्शन को ई बोला जाता है. हाँ. अब देखो दो चीजें यहाँ पे, एक और चीज है, एंड करेक्शन हमेशा कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एंड होगा. क्लोज रहेगा तो एंड करेक्शन नहीं आएगा. तो नोड बनेगा ना, तो नोड का कोई टेंशन नहीं है. हाँ. एंटी नोड का ही प्रॉब्लम है. तो क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसे दो ऑर्गन पाइप थे तुम्हारे पास, ये ओपन था ये क्लोज था. क्लोज के एक जगह पे तो आएगा नहीं वो, क्योंकि उधर क्लोज है. रहेगा तो नोड आएगा. हाँ, लेकिन जो वहाँ पे ओपन है वहां पे एंड करेक्शन दिखने को मिल जाता है. हाँ. समझे क्या? हाँ. तो यहाँ पे एंड करेक्शन एक ही बार लेना है. किस पाइप में? क्लोज पाइप में एक ही बार एंड करेक्शन लेने का, ठीक है. लेकिन जो अगर ओपन पाइप रहा तो एंड करेक्शन दो बार लेंगे, एक ऊपर भी एंड करेक्शन आएगा और एक नीचे भी एंड करेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों तरफ ओपन है. समझेगा? और जहां पे ओपनिंग एंड होता है वहां पे एंटीनोड ही बनता है, तुम कुछ भी कर लो. तो इसलिए वो एंटीनोड ही फॉर्म हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो सीधी सी बात है, पाइप पे ध्यान देने का, कौन सा पाइप बोला है उसके हिसाब से एंड करेक्शन कितनी बार लेना है ये कंफर्म हो जाएगा. क्लोज पाइप लिया तो एक बार एंड करेक्शन, ओपन पाइप लिया तो दो बार एंड करेक्शन. गॉट इट? ऑनलाइन समझ लगा है? आर्या, चैत्राली, कार्तिक करते का? टाइम हो गया. जाओ. तो अभी एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है? देखो ये लिखा है इधर कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप रहा तो आपकी जो लेंथ थी उसमें दो बार एंड करेक्शन ऐड करने का, तो आपकी नई वाली लेंथ मिलेगी, एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल वाली लेंथ.
और अगर क्लोज ऑर्गन पाइप रहा तो प्रैक्टिकली जो लेंथ होनी चाहिए वो होगी, थियोरेटिकल जो आपकी लेंथ मिली थी उसमें एक बार एंड करेक्शन ऐड करो, क्लोज में एक बार, ओपन में 2 बार, तो आपकी एक्चुअल लेंथ आपको मिल जाएगी। फिर एंड करेक्शन का फॉर्मूला देना चाहिए था इधर, कुठे आहे? 0.6 नाही ते तर आहे 0.6 इंटू डायमीटर, पण तो फॉर्म्युला एक अजून एक असतो लेंथ मध्ये. एक अजून एक फॉर्म्युला असतो लेंथ मध्ये. ठीक आहे, जाऊ द्या, यांनी एवढंच दिलं ते एवढंच बघा. एंड करेक्शन जनरली म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम्स असतं ते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ते रेडियसच्या 0.6 टाइम्स असतं. म्हणजे जर तुमची रेडियस 10 असेल तर 10 ला 0.6 ने मल्टिप्लाय करायचं, तुम्हाला एंड करेक्शन भेटून जाईल. आन्सर भेटेल 6 सेंटीमीटर एंड करेक्शन. म्हणजे कुठल्याही रेडियसला पाईपची जी रेडियस असते, ही रेडियस ते कशावर डिपेंड आहे? या रेडियसवर डिपेंड आहे. इथली रेडियस वाढली की ते एंड करेक्शन पण वाढून जातं. म्हणजे मोठ्या पाईपला एंड करेक्शन जास्त येईल, पाईप छोटा असेल एंड करेक्शन कमी येईल. छोटा म्हणजे रेडियस नाही. लेंथवरती त्याचा काहीच लेंथवरती फरक नाही पडत, त्याची ओरिजिनल लेंथ किती होती आणि फरक नाही पडत, रेडियसनी फरक पडतो. ठीक आहे, मी एवढा आहे. आता हे इथं क्लोज ऑर्गन पाईप आणि ओपन ऑर्गन पाईप बद्दल सगळं दिलेलं आहे बघा. त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इथं 4 येते, इथं 2 येते. याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स असतात, याच्यामध्ये ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात. याच्यामध्ये नोड्स आणि अँटी नोड्सच्या मध्ये इक्वल डिस्टन्स, नंबर ऑफ नोड्स अँड अँटी नोड्स इक्वल असतात. याच्यामध्ये अँटी नोड्स आर ग्रेटर दॅन द नोड्स असतो, कारण एक अँटी नोड जास्त येतो तो ओपन एंडला. त्यानंतर एंड करेक्शन याच्यामध्ये ई असतो, याच्यामध्ये 2E असतो. ओपन मध्ये दोन्ही एंडला एंड करेक्शन. हे अँटीनोडचं कळलं का? ओपन एंडला कसं इकडे पण ओपन एंड आहे आणि इकडे पण ओपन एंड आहे. मग इकडे एक अँटीनोड एक्स्ट्रा येतो, इकडे एक अँटीनोड एक्स्ट्रा येतो. आणि क्लोज एंड मध्ये काय होतं? इकडे नोड असतो आणि इकडे अँटीनोड असतो. त्याच्यामुळे एक अँटीनोडची संख्या याच्यामध्ये कमी भरते आणि याच्यामध्ये एक अँटीनोडची संख्या जास्त भरते. सोपं आहे की मग? ठीक आहे, बस झाला आज. एवढ्यामध्ये काय डाऊट आहेत का? आर्या, डाऊट आहे काही? आर्या आहे क्लासमध्ये? आर्या क्लासमध्ये आहे का? लेक्चर लावून झालाच नसतंय पोरं. कॅमेरा ऑन ठेवावा लागेल सगळ्यांची. चैत्राली तुला